हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस के नोट्स लेके आई हूँ जो कि 2023 एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला नंबर पे है मधुमेह अथवा इंसुलिन हार्मोन व उसके कार्य पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है एमनियॉन तथा कॉनियॉन की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है जैव विकास क्या है, जैव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है जैव वार्षिकी की धारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। पांचवा नंबर पे है रेशम कीट पालन पर एक लेख लिखिए। सबसे पहले हम देखेंगे मधुमेह अथवा इंसुलिन हार्मोन व उसके कार्य पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। क्या बोला गया है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं जो अग्नाशय ऊतकों का 1 से 2% होते हैं। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं ग्लूकेगॉन व बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियम में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट व एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण व उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट व एडिपोसाइट में जाता है तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियम सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह बीमारी हो जाती है जो मूत्र के साथ शर्करा का हार्श तथा हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे एमियॉन तथा कॉरियॉन की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे एमियॉन तथा कॉरियॉन, एमियॉन एंड कॉरियॉन। ब्लास्टोडर्म से भ्रूण बनने के अतिरिक्त उसके भ्रूण बाह्य क्षेत्र से ये भ्रूण झिल्लियां बनती है। ब्लास्टोडर्म का सोमेटोप्ल्यूट का भ्रूण के सामने प्रत्येक पार्श्व में एक वलन के रूप में उठता है। यह भ्रूण को ऊपर से घेर लेता है तथा छतरी नुमा रचना का निर्माण करता है। इस वलन में भ्रूण बाह्य सीलोम भी पहुंच जाती है। इसमें सोमेटोप्ल्यूट की 2 परतें होती है। बाह्य परत को कॉरियॉन कहते हैं जिसमें बाहरी एक्टोडर्म और भीतरी मेसोडर्म होती है और दूसरी परत एमियॉन होती है जिसमें भीतर की ओर एक्टोडर्म होगा तथा बाहर की ओर कायिक मेसोडर्म होती है। यह मेसोडर्म कॉरियॉन की मेसोडर्म की दोनों परतों के बीच से भ्रूण बाह्य शिलोम होती है। ये वलयन पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं तथा भ्रूण को ऊपर से पूर्ण ढक लेते हैं। एमियॉन तथा कॉरियॉन का मिलन बिंदु अपूर्ण रहता है क्योंकि इनमें दोनों के सिर्फ एक्टोडर्म ही भाग लेते हैं। यह एक्टोडर्म का मिलन सीरो एमियोटिक संधि कहलाता है। एमियॉन एक द्रव से भरी हुई गुहा होती है जो भ्रूण को द्रव में डुबाकर रखती है। इस गुहा को एमियोटिक गुहा कहते हैं। इस प्रकार कॉरियॉन भ्रूण को सूखने से तथा तापमान के उतार चढ़ाव से बचाता है। बाहरी एब्यूमेन से एमियोटिक द्रव द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है।
यह द्रव भ्रूण को बाहरी धक्के आदि आघातों से बचाता है। कोरियन यौगिक के आसपास बढ़ता है तथा रक्त वाहिका में बन जाता है। अब हम देखेंगे एमियन के कार्य, फंक्शन ऑफ एमियन, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि कोरियन तथा एमियन के संरचना का वर्णन कीजिए तथा कार्य का। तो अब हम कार्य का वर्णन करेंगे। यह भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाता है। दूसरा है यह भ्रूण को निर्जलीकरण से बचाता है। तीसरा है यह भ्रूण को एब्यूमेन के अवशोषण में सहायता करता है। एमियन के कार्य देख लिए, अब कोरियन के कार्य देखेंगे। फंक्शन ऑफ कोरियन, यह श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, जैव विकास क्या है? जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब उत्तर देखेंगे। जैव विकास का मतलब होता है जीवों में विकास या जीवों का बढ़ावा। अब उत्तर देखेंगे। प्रकृति में हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि। अध्ययन से हमें पता चलता है कि इनमें मूलभूत समानता है। मतलब ये हम जो पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे जीव कुछ न कुछ एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला नंबर है, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, पदार्थ मैटर की बनी होती है। जो हमारे आसपास सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी हो, सारे किसके बने होते हैं? मैटर, पदार्थ के बने होते हैं। दूसरा है, पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं का बना होता है। हम पदार्थ के बने होते हैं और जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं तथा अणुओं का बना होता है। तीसरा है, सभी सजीव पदार्थ में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। सभी सजीव पदार्थों में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। चौथा है, सभी जीवों में जीव द्रव्य कोशिकाओं के रूप में होता है। सभी जीवों में जीव द्रव्य कोशिकाओं के रूप में होता है। पांचवा है, कोशिकीय जीवों के शरीर की संरचना का क्रम पहले कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंगतंत्र लगभग एक समान होती है। अब देखेंगे जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार। चार्ल्स डार्विन, इनका नाम तो सुने ही होंगे, जिन्होंने जैव विकास के सिद्धांत लिखे थे। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1892 विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक हैं। एडिनबर्ग में इन्होंने औषधि विज्ञान की शिक्षा ली। विषय रुचिकर नहीं होने के कारण इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। इसी समय सन 1831 में वनस्पति विज्ञानी हैंसेलो की सलाह पर बीगल नामक लड़ाकू जहाज पर उन्होंने 5 वर्षों तक दक्षिण पैसिफिक सागर के कुछ द्वीप तथा दक्षिण अमेरिका के समुद्री किनारों की यात्रा की और जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने कृत्रिम वर्ण, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, लैंगिक वर्ण, सेक्सुअल सिलेक्शन और प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। किन्होंने? डार्विन ने। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, जैववार्षिकी की धारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। चौथा नंबर का उत्तर देखेंगे। उत्तर, व्यवहारिकी, इथोलॉजी। व्यवहारिकी जंतु व्यवहार का अध्ययन है तथा यह प्राणी शास्त्र की नवीनतम शाखाओं में से एक है। व्यवहारिकी उन सभी परिवर्तनों को इंगित करता है जो बाहर से पहचाने जा सकते हैं तथा संप्रेषण करते हैं। जंतुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक, जैविक तथा विशिष्ट अध्ययन ही व्यवहारिकी है। व्यवहारिकी इथोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इथोस से हुई है, जिसका अर्थ हैबिट या आदत जिसे बोल सकते हैं या परंपरा होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 18वीं शताब्दी में किया गया। बाद में 19वीं शताब्दी तक इसका उपयोग जंतुओं की जीवन शैली व्यक्त करने हेतु होने लगा। इस शब्द का सही अर्थों में प्रयोग निको टिम्बर्जन ने सन 1950 में किया। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां, रेशम कीट पालन पर एक लेख लिखिए। उत्तर देखेंगे आप। रेशम, जिसे सिल्क कहा जाता है, एक कीट द्वारा उत्पादित प्रमुख उत्पाद है जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम सिल्क उत्पादित करने वाला मशीन एक कीट है जिसे रेशम कीट कहते हैं। रेशम उत्पाद
उत्पादन करने वाली कीट की अनेक प्रजातियां हैं, किंतु कुछ का ही उपयोग रेशम उद्योग में होता है। अब देखेंगे रेशम कीट की प्रजातियां। रेशम उत्पादित करने वाला 7 प्रजातियां निम्नलिखित है। पहला है टसर रेशम कीट, टसर सिल्क वर्म। एंथीरिया पेफिया एक कीट सामान्यतः भारत, चीन एवं श्रीलंका में पाया जाता है। प्रमुख पेड़ जिस पर ये कीट रहते हैं वे हैं साल, बेर, अर्जुन। इस मौत के द्वारा उत्पादित कोकून से हल्का भूरा रंग का रेशम उत्पादित होता है। इसका उपयोग व्यापारिक अथवा घरेलू स्तर पर नहीं किया जाता है। कोकून्स को जंगल से एकत्रित करना पड़ता है। पकड़े जाने पर ये मौत प्रजनन प्रायः नहीं करते हैं। अब देखेंगे मलबरी रेशम कीट। सर्वप्रथम इस कीट को चीन में तथा इसके आसपास के इलाकों में पाला जाता है, परंतु अब भारत, जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस एवं रूस में भी पाला जाता है। इस रेशम कीट को सहतूत के पौधे पर पाला जाता है, इस कारण इसको मलबरी रेशम कीट कहते हैं। जिसकी पत्तियां एक खाता है, यह खाता है। इसके द्वारा प्राप्त रेशम सफेद रंग का होता है तथा यह रेशम उच्च कोटि का होता है, इस कारण इसका उपयोग भारतवर्ष में होता है। तीसरा नंबर पे है मूंगा रेशम कीट, एंथीरिया असमेंसिस। यह प्रकृति से अर्धपालित होता है। इसके लार्वा सिनेमोन तथा मैचिलिस नामक पौधों की पत्तियों को खाता है। इस मौत का कोकून सुनहरा पीला रंग का चमकदार रेशम देता है। और 4th नंबर देखेंगे एरी रेशम कीट, फिलोसोमिया रिशनी। इसके लार्वा भारतवर्ष में अरंडी नामक पौधों की पत्तियां खाते हैं। इस मौत के कोकून से धागे को उधेड़ा जा सकता है, इस कारण काता श्रीप जाता है। इस कीट का रेशम उत्तम नहीं होता है। अब देखेंगे 5वां नंबर डियो मुगा रेशम कीट, थियोपाइला रिलीजियोसा। इसके लार्वा मुख्यतः मैचिलिस तथा फाइकस पौधों की पत्तियां खाते हैं। इसके धागों का इस्तेमाल मुख्यतः मछली पकड़ने के जाल बनाने में होता है। 6वां ऑक रेशम कीट, एंथीरिया परनाई, जापान एवं चीन में पाए जाते हैं। ये अच्छे गुणों के रेशम का उत्पादन करते हैं। 7वां भीमकाय कीट, अटेकस एटलस। यह भारत तथा मलेशिया में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कीट है, जिसकी लंबाई पंखों के विस्तार होने पर 11 इंच होती है। हमारा उत्तर यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।